आज के इस कार्यक्रम में हम कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करेंगे, उसके भविष्य की रणनीतियों के बारे में बातचीत करेंगे। कांग्रेस ने एक बहुत ही शानदार भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया। हालाँकि कांग्रेस ने यह कहा कि यह राजनीतिक मकसद से निकाली गई यात्रा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसका उसका उद्देश्य यह रहा कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूती मिले, राहुल गांधी की छवि और ज़्यादा अच्छी हो। कुछ हद तक इन सारे उद्देश्यों में भारत जोड़ो यात्रा सफल भी मानी गई और राहुल गांधी की इमेज को भी बहुत सारे टीकाकार मानते हैं कि काफ़ी लाभ पहुँचा है। लेकिन उसके बाद, उसके आगे कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत करेगी? कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ अपने सहयोग को कैसे बढ़ाएगी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि काफ़ी खुले रूप में हमारे सामने हैं। भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के बाद कांग्रेस ने एक अन्य हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू किया है। हालाँकि मीडिया में उसका कोई खास कवरेज नहीं है। शायद इसका कारण यह है कि खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अभी तक उससे सक्रियता से नहीं जुड़े हैं। 24 फरवरी से कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन रायपुर में प्रस्तावित है और यह कहा जा रहा है कि वहां के बाद से एक नया प्रस्ताव आएगा कि भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 शुरू हो। और इस तरीके से कांग्रेस अपने आप को लगातार सड़क पर और सक्रिय रूप में जनता के सामने रखना चाह रही है। लेकिन क्या यही सारी बातें कांग्रेस की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त हैं? क्या इस तरह की कार्रवाई से कांग्रेस खुद को इस स्थिति में ला सकती है कि वह 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सही तरीके से मजबूती के साथ मुकाबला कर सके? या फिर हम कांग्रेस की चुनौतियों को और उसकी संभावनाओं को किस रूप में देख सकते हैं? इन्हीं सब पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। अभय जी नमस्कार। और आज की जो हमारी बातचीत है उसकी शुरुआत मैं कांग्रेस की समस्याओं से ही करना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से लगातार खुद को सड़क पर सक्रिय रखने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है, वह उसकी समस्याओं से उसको आगे ले जाने या उन समस्याओं से मुक्त करने के लिए पर्याप्त है? विशेष रूप से वैचारिक स्तर पर जिन समस्याओं का सामना कांग्रेस कर रही है, आमतौर पर यह माना जाता है कि चाहे वो सेकुलरिज्म का मुद्दा हो और खासतौर पर आर्थिक नीतियों का मुद्दा हो, वहाँ एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और ऊपर के एक नेता शायद राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए और कुछ और चुनिंदा नेताओं को, तो भ्रम की स्थिति नीचे तक मौजूद है। तो क्या आपको यह लगता है कि कांग्रेस उस दिशा में कुछ प्रगति कर पा रही है या उसका जो महाधिवेशन होने वाला है उससे उसकी जो वैचारिक सीमाएं हैं या जो वैचारिक विभ्रम की स्थिति है उससे वो आगे जा पाएगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर वो पहली भारत जोड़ो यात्रा थी और दूसरी भारत जोड़ो दी कि कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हो सकता है दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम लिया जाए। तो अगर कांग्रेस ये मानती है कि लगातार सड़क पे रहने से उसको कुछ लाभ हो रहा है, उसका कुछ प्रचार हो रहा है, उसकी कुछ छवि अच्छी बन रही है, उसकी गतिविधियों में कुछ गतिशीलता आ रही है, उसको उनके नेताओं की चाहे राहुल गांधी हों, अन्य नेता हों, उनकी छवि सुधर रही है, तो यात्रा करने में कोई बुरी बात नहीं है। कांग्रेस यात्रा कर सकती है, दूसरी नहीं, तीसरी यात्रा भी कर सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा से उसको ठोस लाभ क्या हो रहा है? देखिए, जो पहली यात्रा थी, उससे राहुल गांधी की छवि बेहतर हुई, मैं इस बात को मानता हूँ। और कांग्रेस की दावेदारी भी पेश हुई। जो विपक्षी पार्टियां हैं, गैर भाजपा दल हैं, उनके सामने भी कांग्रेस उनके दिमाग में भी कांग्रेस की छवि अच्छी हुई। राहुल गांधी और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिला कि विपक्ष की एकता कांग्रेस को केंद्र में रख के ही होगी और कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा सकती है। इस यात्रा से पहले वो इस बात को इतनी मजबूती से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन इस यात्रा के बाद वो कहने लगे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता दो धरातलों पर काम करता है या दो धुरियों पर काम करता है। पहली धुरी वो होती है जबकि वो पूरे देश की जनता को बिना किसी सामुदायिक, जातिगत या धार्मिक फर्क के एक जनता के रूप में संबोधित करता है, एक मंच से खड़े होकर। लेकिन दूसरी धुरी ये होती है जब वो ये देखता है कि कौन कौन से समुदाय, जनता के कौन कौन से हिस्से पार्टी से कम जुड़े हैं या किन हिस्सों को हमें पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनानी है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र समुदायों का लोकतंत्र है। समुदाय के स्तर पर तय होता है कि किस पार्टी को वोट दिया जाएगा, किस चुनाव में कौन से नेता, कौन से उम्मीदवार को वोट दिया जाएगा, ये समुदाय के स्तर पर तय होता है। और समुदाय के सदस्य थोड़े बहुत फर्क के साथ में 60 से 70% या कभी कभी 80% तक
समुदाय के निर्णय का पालन करते हैं। समुदाय के निर्णय के खिलाफ जाने वाले वोट किसी समुदाय के 20 या 25% ही होते हैं आमतौर पर। तो ये समुदायों का लोकतंत्र है। कांग्रेस को देखना ये चाहिए कि 60 के दशक के बाद से लगातार धीरे-धीरे कोई ना कोई समुदाय कांग्रेस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाते रहे। सबसे पहले जो पिछड़ी जातियां थी वो कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गईं। दलित जातियां कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गईं। मुसलमान कमोबेश कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गए। ब्राह्मण और ऊंची जातियों के लोग कांग्रेस के प्रभाव से बाहर गए। सवाल यह है कि कांग्रेस इन लोगों को दोबारा अपनी पार्टी में लाने के लिए क्या कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से मिलता हुआ नहीं दिखता। कांग्रेस ऐसी रणनीतियां बनाते हुए नहीं दिखती कि कांग्रेस इन समुदायों के संपर्क में है। देखिए, एक समुदाय के कई नेता होते हैं। ये मानना गलत है, एक समुदाय का केवल एक ही नेता है और वो नेता अपने साथ उस समुदाय को ले जाकर किसी न किसी पार्टी या नेता के साथ जोड़ सकता है। सभी वो कई नेताओं में एक नेता ऐसा होगा जो भाजपा के साथ खड़ा होगा, दूसरा नेता ऐसा नहीं होगा जो भाजपा से संतुष्ट हो। कांग्रेस के रणनीतिकार उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। एक नेता ऐसा होगा किसी क्षेत्रीय पार्टी के संपर्क में होगा। तो ये देखना है कांग्रेस को। ये है हार्ड पॉलिटिक्स। ये मेज पे बैठकर चतुराई पूर्वक एक रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार वो कौन सी ताकतें हैं जिनसे हमें संपर्क करना है, अपनी पार्टी की तरफ लाना है। कुछ ऐसे समुदाय होंगे जिनकी अपनी पार्टियां होंगी, वो कांग्रेस के साथ गठजोड़ में जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। कुछ ऐसे नेता होंगे जो कांग्रेस में खुद ही चले जाएंगे, अपने साथ में अपने समर्थकों को भी लाएंगे। तो ये सब चीजें देखने की हैं। ये नहीं हो रहा है। यात्रा भाई राहुल गांधी कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो एक अखिल भारतीय स्तर पर कई महीने चलने वाली यात्रा आयोजित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है। वो यात्रा असाधारण रूप से सफल भी रही। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या? आप इसी काम को अगर बार-बार दोहराते रहेंगे तो धीरे-धीरे इसकी जो नवीनता है, इसकी जो नवलनेस है, वो कम हो जाएगी। लोग, मीडिया, सब लोग इससे बोर हो जाएंगे। भाई ये तो यही करते रहते हैं। फिर इसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पहली यात्रा का जो प्रभाव पड़ा है, दूसरी यात्रा का प्रभाव हो सकता है उतना ना पड़े। जाहिर है कि उन क्षेत्रों में जाएगी जो क्षेत्र जिनसे वो पहली वाली यात्रा नहीं निकली है। अब इसमें देखने की बात यह है कि कांग्रेस की यात्रा जिन क्षेत्रों से अभी तक गुजरी है, उसके गुजर जाने के बाद में वहां पर कांग्रेस के संगठन में क्या कोई ऐसा उछाल आया, कोई नई बात पैदा हुई, कुछ नवीनता आई कांग्रेस के संगठन में, कुछ नई शक्तियां उसके साथ जुड़ी, इसका तखमीना किसने लगाया है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि कश्मीर की एक घटना हुई थी जिसमें गुलाम नबी आजाद के साथ जो लोग गए थे, वो लोग उसका एक हिस्सा गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ के कांग्रेस में वापस आ गया। इस घटना के अलावा मुझे कहीं ऐसा होता हुआ खास दिखाई नहीं पड़ा। तो यात्रा करते हैं आप, कोई बड़ा इस तरह का राजनीतिक कार्यक्रम लेते हैं, तो उससे आप जनता को संबोधित करते हैं, जनसंपर्क आपका बढ़ता है, ये अच्छी बात। इसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं। ज्यादा निकलेंगे, कम निकलेंगे, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन विशिष्ट रूप से समुदायों की शिनाख्त करके उनको अपने साथ जोड़ना, उनके नेताओं को अपनी ओर खींचना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो या तो यात्राओं के समांतर होना चाहिए या यात्रा के अतिरिक्त होना चाहिए। ये कांग्रेस में नहीं हो रहा है। वो दूसरी यात्रा भी निकाल लेंगे, तीसरी भी निकाल लेंगे। सवाल ये है कि ये देखिए, अगर कांग्रेस विपक्ष के विपक्षी एकता का केंद्र बनना चाहती है, अगर सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है, ऐसा होगा तो स्वाभाविक ही होगा, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो कांग्रेस को इस साल जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें बड़े-बड़े चुनाव जीत के दिखाने होंगे। आप कल्पना कीजिए, कांग्रेस छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जीत जाती है। इन चार, और त्रिपुरा में उसने मान ली अच्छी कामयाबी हासिल कर लेती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो अपने आप ही वो विपक्ष के केंद्र में आ जाएगी। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो आपने एक संगठन से जुड़ा हुआ सवाल मुझे लगता है कि यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कि 60 के दशक से ही कुछ-कुछ समुदाय जो हैं कांग्रेस से अलग जाते रहे। तो क्या इसका कारण हम इस पहलू में ढूँढ सकते हैं कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है या जो ऊँचे स्तर पर जो नेता आते हैं, उसमें से अधिकांश मनोनयन की जो एक पद्धति उसके द्वारा आते हैं। और इस स्तर पर बहुत सारे कांग्रेस नेता ये मांग कर रहे हैं कि जो महाधिवेशन होने वाला है 24 फरवरी से, वहाँ पर वर्किंग कमेटी का चुनाव कराया जाए।
तो क्या आपको लगता है कि 2024 के चुनावों के पहले अभी यह स्थिति है कि कांग्रेस इस तरह का जोखिम ले? क्या इस तरह का लोकतंत्रीकरण उसके संगठन को मजबूती दे सकता है या फिर कांग्रेस संगठन के भीतर सिर्फ टॉवल और बढ़ सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में अभी महाराष्ट्र से खबर आई कि वहाँ पर 2 नेताओं के बीच में तनातनी है, कर्नाटक से ऐसी खबर आती रहती है, मध्य प्रदेश में एक स्थिति है कि बयानबाज़ी चल रही है। तो क्या कांग्रेस को जो और ज़्यादा लोकतंत्रीकरण है, औपचारिक रूप से चुनाव कराकर उसकी दिशा में और बढ़ना चाहिए या अभी जो नेता हैं उन्हीं को मजबूत करके और कुछ नेताओं को बाहर से जोड़कर, कुछ पार्टियों को बाहर से जोड़कर अपने आप को चुनाव के लिए तैयार करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि न तो किसी संगठन के लिए केवल चुनाव ही मुफ़ीद होता है और न केवल मनोनयन मुफ़ीद होता है। संगठन मनोनयन के ज़रिए भी ठीक से चलाया जाता है और चुनाव के ज़रिए भी ठीक से चलाया जाता है। ये जो आंतरिक लोकतंत्र वाला फ़िक्रा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग उसका बहुत अधिक मूल्यवर्धन कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि किसी संगठन के अंदर अगर चुनाव होगा तो बस वही एक सबसे अच्छा काम है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। पार्टियाँ अपने किरदार को बदलना चाहती हैं सचेत रूप से, तो उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि पार्टी के अंदर जो चुनाव हो रहा है, क्या उसे किसी हथकंडे के ज़रिए प्रबंधित तो नहीं किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव इस तरीके से आयोजित किया जाता है कि उसमें कुछ खास जातियों और समुदाय के लोग ही संगठन के ऊपर हावी हो जाते हैं। इसका उदाहरण मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के रूप में देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी जो 2017 में कांग्रेस ने 2017 में नहीं, मैं कहता हूँ उससे पहले 2014 में जो बहुत ज़बरदस्त लोकसभा का चुनाव जीता, फिर 2017 में चुनाव जीता। इसके पीछे उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर होने वाले चुनावों को बंद करके वहां मनोनयन के जरिए पिछड़ी जातियों के नेताओं को स्थापित करने की प्रक्रिया चली है। उसकी वजह से उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर जो ओबीसी जातियों की मौजूदगी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है। इसका लाभ भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत हुआ। वरना क्या होता था कि भाजपा में जो ऊंची जातियां होती थी वही चुनाव को प्रबंधित करके पदों के ऊपर बैठ जाती थी, और जो पिछड़ी जातियां हैं जो भाजपा का साथ भी देना चाहती थी इस बात से नाखुश रहती थी और वो भाजपा को उनका समर्थन नहीं मिलता था। तो ये यही आला कमान रणनीतिकारों की भूमिका निकल के सामने आती बिल्कुल। है। भाई, जहां पे मनोनयन की जरूरत होगी वहां मनोनयन होना चाहिए। जहां पे लगता है कि मनोनयन से काम नहीं चलेगा वहां आप चुनाव कराना चाहिए। ना तो इस प्रकार का कोई पत्थर पर लकीर हो सकती है कि सिर्फ चुनाव होंगे, ना पत्थर पे ऐसी लकीर खींची जा सकती है कि सिर्फ मनोनयन होंगे। सवाल यह है कि संगठन की आवश्यकता क्या है। अगर नियोजित रूप से संगठन का सामाजिक चरित्र बदलना है तो मनोनयन भी एक बहुत उपयोगी भूमिका निभा सकता है, यहाँ तक कि पार्टी के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। मैंने भाजपा का उदाहरण दिया। तो ये यहीं पे राहुल गांधी को मेज पे बैठकर अपने रणनीतिकारों के साथ में, उनकी मंडली के साथ में दिमाग खपाना होगा। तो उन्हें करना क्या है संगठन का। वो अक्सर कहते रहे राहुल गांधी कि नई कांग्रेस बनानी है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता कि नई कांग्रेस कैसे बनानी है। पुराने नेताओं को निकाल लेना है, नए लोगों को ले आना है, बड़े पदों पर बैठा देना है, ये करना है। इससे कांग्रेस नई होगी कि नहीं होगी? ये तो पार्टी के अध्यक्ष थे, काफी कुछ उन्होंने किया भी था और आगे भी कर सकते हैं। वो अगर खड़गे साहब से कहेंगे कि अमुक आदमी को पार्टी के संगठन में जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे या किसी और स्तर पे, तहसील स्तर पे ऊंचे पद पे बैठाओ, तो खड़गे साहब मना कर देंगे? कोई मना नहीं करेगा, उनकी बात सब लोग मान लेंगे। सवाल ये है कि कौन सा व्यक्ति चुना जा रहा है, व्यक्ति चुने जाने के पीछे विचार क्या है, कौन सा लक्ष्य आप वेदना चाहते हैं, किस बिरादरी के व्यक्ति को अपने लाना चाहते हैं। कि ऐसा तो नहीं एक बिरादरी के व्यक्ति को लाए दूसरी बिरादरी नाराज हो जाए। क्या करना चाहते हैं आप, उसका ब्लूप्रिंट आपका क्या है। आप आज से आगे 10 साल बाद की राजनीति, आज जो निर्णय आप ले रहे हैं उसका आगे 10 साल की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा। ये सब बातें देखने की हैं। यात्रा करना तो ठीक है, एक यात्रा कर ली, दूसरी यात्रा फिर कर लेंगे आप, हो सकता है मूड आया तो तीसरी यात्रा भी कर लेंगे, लेकिन ये काम कौन करेगा? ये काम कोई करते हुए नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और एक मैं उस सवाल पर वापस जाना चाहूँगा कि क्या आपको ये लगता है कि हमारे देश की राजनीति में आर्थिक सवाल, जैसे आपने समुदायों की राजनीति की बात की, सामुदायिक स्तर पर वोटिंग पैटर्न की बात की, तो क्या एक पूरे देश के स्तर पर कुछ ऐसे आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं, जिसको लेकर एक पार्टी अपनी दावेदारी मजबूती से सामने रख सकती है विपक्षी दलों के सामने? मिसाल के तौर पर ये माना जाता है कि शायद मनरेगा का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा 2009 के चुनावों की जीत में।
लेकिन अभी ये स्थिति है कि कमोबेश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही आर्थिक मॉडल के आसपास दिखते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर अडानी को काफ़ी ज़्यादा समर्थन नरेंद्र मोदी का मिला हुआ कहा जाता है, तो वही अडानी राजस्थान में जाकर भी राजस्थान की सरकार के साथ काम कर रहे होते हैं। तो भरोसा पैदा नहीं हो पाता कि कांग्रेस एक अलग आर्थिक मॉडल की वकालत कर रही है। तो क्या कुछ ऐसी संभावना बन सकती है कि कुछ आर्थिक मुद्दों को उठाकर वो अपनी राजनीति को मजबूती दे पाएँ? देखिए, मैंने अभी कहा कि एक पार्टी नेता 2 धरातलों पे काम करता है। आपने जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इससे एक तीसरा धरातल सामने आता है। या फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लूँगा। जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था, हुँ, हुँ। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन के अंदर एक हस्तक्षेप किया था। एक सुनियोजित हस्तक्षेप था। विवेकानंद फाउंडेशन है, उसकी शक्तियाँ लगातार उस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। कुछ और ताकतें बाबा रामदेव का जो संगठन था, उसके ज़रिए इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी। तो वो लोग लगातार इस आंदोलन को अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे थे और उसका दोहन कर ये चीज़ें अघोषित रूप से हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा था कि हम भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल होंगे या करेंगे, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। और उसका उनको लाभ भी हुआ। आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उसका सब लाभ दिखाता ये लगता है कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का सबसे ज़्यादा लाभ नरेंद्र मोदी को हुआ। तो यहीं पे अब देश में बेरोज़गारी की इतनी बड़ी समस्या है। ये बेरोज़गारी एक सर्वदलीय समस्या है, वो केवल कांग्रेस की तरफ से तो आंदोलन चलाया नहीं जा सकता। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि कांग्रेस देश में बेरोजगारों का एक बड़ा आंदोलन अघोषित रूप से आयोजित करे और ऐसे नौजवानों के ऐसे संगठन खड़े किए जाएं जिनके पीछे कांग्रेस का घोषित रूप से हाथ ना हो, लेकिन कांग्रेस की हमदर्दी उसके साथ हो, कांग्रेस का नियोजन उसके पीछे हो, कांग्रेस का समर्थन उसके पीछे हो। और वो बहुत बड़े पैमाने पर जो क्षुब्ध नौजवान हैं, जो बेरोजगारी से परेशान हैं, उनकी ऊर्जा जो है वो उस आंदोलन के अंदर राजनीतिक गोलबंदी में निकल कर आए। उससे क्या होगा कि सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारी को बंद करने में भी नाकाम है, खत्म करना तो दूर की बात रही, अ, उसके खिलाफ बहुत माहौल बनेगा और जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी मात्रा बढ़ेगी और एंटी इनकम्बेंसी की धार भी तीखी होगी। तो ये सब काम इस तरह की रणनीतियाँ कांग्रेस को बनानी चाहिए और हुँ, सोचनी चाहिए, हुँ, उनके ऊपर काम करना चाहिए। हुँ, अभी देखिए 1 साल से ज़्यादा समय है लोकसभा चुनाव में। अगर ठीक से काम किया जाए तो 6 महीने के अंदर-अंदर ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ये लगने लगेगा कि विपक्ष चारों तरफ विरोध हो रहा है सरकार का। हुँ, लेकिन हुँ, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कोई भी आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करना चाहते हैं, कोई आपके पास योजना नहीं है, कोई आपके पास ये कोई साजिश करना नहीं है। हुँ, हुँ, देखिए, ये देखना पड़ेगा कि कौन-सा कार्यक्रम आपकी पार्टी के तहत चल सकता है, झंडे के तले। कौन-सा कार्यक्रम ऐसा है जो आप जिस मोर्चे के यूपीए संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे के आप नेता हैं, उसके झंडे चल सकता है। ये भी देखना पड़ेगा कि कौन-सा ऐसा कार्यक्रम है जो ना आपके झंडे के तले चलेगा, ना आपके मोर्चे के मोर्चे के नाम के तले चलेगा। जैसे किसान आंदोलन था मान लीजिए, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था, हुँ, हुँ, लेकिन कांग्रेस की हमदर्दी उसके साथ थी। हुँ, हुँ, हैं? कांग्रेस का नियोजन भी कहीं न कहीं हो सकता है कांग्रेस ने उस आंदोलन को कोई मदद भी की हो। हुँ, आखिरकार ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि इस देश में महँगाई, बेरोज़गारी के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन चले जो पार्टी मतलब जो जो पार्टियों के झंडे तले ना हो। हुँ, लेकिन पार्टियाँ उसको समर्थन दें। हुँ, उससे तो कुल मिलाकर विपक्ष की राजनीति का बहुत लाभ होगा। हुँ, जब तक हुँ, आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हुँ, तब तक आप जो भाजपा का धीरे-धीरे प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है और कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटती नहीं है। इस प्रकार की परिस्थिति का लगातार आप सामना करते रहेंगे। हुँ, बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आज की बातचीत में मैं यह पूछना चाहूँगा कि जो जैसे 2004 के चुनावों के पहले एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश दिखती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को अपने साथ लें और शायद उसमें कुछ हद तक सोनिया गांधी को कामयाबी भी मिली थी। पर ऐसा लगता है कि आज की कांग्रेस इस भ्रम की स्थिति में है कि वो पहले खुद को मजबूत करे या विपक्षी दलों को साथ ले और चूँकि अब अगले चुनाव में सिर्फ 1 वर्ष बचे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी रणनीति भी खुद को मजबूत करने की है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि विपक्षी दल बहुत सारे बिखरे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस एक सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन कर पा रही है? और इस दिशा में आपको अगर उसको कुछ सुझाव देना हो तो आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, अभी तो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बहस और चर्चा में वापस आई है, ये बात सही है।
लेकिन ये कहना कि वो विपक्ष के नेता की आदर्श भूमिका निभा पा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस ऐसा कर पा रही है। देखिए, एक बड़ी पार्टी को जो पूरे देश का नेतृत्व करना चाहती है, सरकार में बैठना चाहती है, जो पार्टी सरकार में है उसका तख्ता पलटना, उसको हराना चाहती है चुनाव में, उसको कई स्तरों पर सोचना, योजना बनाने की तरफ जाना होगा। उसको कई तरह की रणनीतियाँ बनानी होंगी। मैंने बताया ना कि उसे ऐसे कार्यक्रम लेने होंगे जो खुद वो चलाए, ऐसे कार्यक्रम लेने होंगे जो उसके सहयोगी दल चलाएँ, ऐसे कार्यक्रम लेने होंगे जिसके पीछे उसका हाथ हो लेकिन वो घोषित हाथ ना हो। तो तब कहीं जाकर वो विपक्ष की वास्तविक धुरी बन पाएगी। केवल अपने अतीत अतीत में हम बहुत बड़ी पार्टी थे, हमने 10 साल तक एक मोर्चे का नेतृत्व करके सरकार चलाई। केवल इस दावेदारी के आधार पर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की एकता है, उसकी धुरी नहीं बन पाएँगे। जी। तो आज की जो पूरी बातचीत है और जो अभय जी की बातों से जो सूत्र सामने आए, मुझे लगता है कि वो एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी के सामने एक मॉडल भी रखते हैं कि उसे किस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने की आवश्यकता है और शायद अगर वो लकीर के फ़कीर बने रहेंगे और कुछ यात्राएँ निकालते रहेंगे, तो इससे वो बहुत दूर तक नहीं जा पाएँगे, वो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व को चुनौती नहीं दे पाएँगे। तो ये मुझे लगता है कि जो सूत्र के रूप में जो अभय जी की बातों से विचार निकला है शायद विपक्षी दलों की राजनीति करने वाले लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन दे या वो इससे कुछ विचार ग्रहण करें, विशेष रूप से कांग्रेस के लोग, तो विपक्षी दलों की राजनीति को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं। और मुझे यह भी उम्मीद है कि जो बाकी पाठक या दर्शक हैं, वो लोकतांत्रिक राजनीति में जो चुनावी गोलबंदी है और जो विपक्षी दलों की राजनीति है, उसकी जो अलग-अलग स्तर हैं, उसको कैसे समझा जा सकता है और रणनीतिक रूप से विपक्षी दल मजबूत सत्ताधारी दल के सामने खुद को कैसे गोलबंद कर सकते हैं, उसकी एक समझ बना पाए होंगे। तो आज की इस बातचीत को हम यही रोकते हैं। अगले अंक में हम मिलेंगे और अपने देश की राजनीति से जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर अभय जी से चर्चा करेंगे। अभय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।